हाँ हर्ष आ गया, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको याद करना। ठीक है, चले उन्नति आगे डालिए हेडिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन है ना, एडजॉर्प्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डालिए हेडिंग, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, टू टाइप्स। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन टू टाइप्स के होते हैं। पहले इनके नाम जान लो, फिर इनके बारे में लिखते हैं। फर्स्ट वन होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन। कई बार फिजिकल एडजॉर्प्शन की जगह इसका दूसरा नाम आ जाता है, जिसका नाम होता है फिजीसोरप्शन, 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 फिजीसोरप्शन। तो इस नाम से भी आ जाता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन और ऑल्सो कॉल्ड फिजीसोरप्शन। लिखते जाओ। दूसरा नाम है इसका केमिकल एडजॉर्प्शन, दूसरा नेम है केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन। हाँ पूर्वी, तो इसका शॉर्ट नेम बताओ। फिजिकल का फिजीसोरप्शन, तो केमिकल का केमिसोरप्शन। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम है केमिसोरप्शन, केमिसोरप्शन, केमिसोरप्शन। ठीक है, तो फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन में डिफरेंस आ सकते हैं, और फिजीसोरप्शन और केमिसोरप्शन के भी। बहुत सरल टॉपिक है, अगर हम लिखवाना चाहें तो 2 मिनट में लिख जाएगा आपका, लेकिन हम 2 मिनट के हिसाब से लिखवाना नहीं चाहते, हम इसको पूरा डिटेल से, कहीं भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए वो आप क्रैक कराओ, उस हिसाब से इसको लिखवाना चाहते हैं। तो आपकी सभी थ्योरी हम पूरी उतनी कवर करना चाहते हैं जितनी आपको कहीं भी मैक्सिमम मिल सके, जिससे आपकी थ्योरी इतनी स्ट्रांग हो बड़े आसानी से क्रैक कर जाओ आप ना। तो इसको बहुत डिटेल में स्टडी करा रहे हैं, हालांकि जब आप डिटेल में एक बार पढ़ लोगे तो फिर 4, 5, 6 पॉइंट तो आप ऐसे ही लिख दोगे अपने मन से। ठीक है, तो बना लीजिए 2 कॉलम, एक में लिखिए फिजीसोरप्शन, दूसरे में लिखिए केमिसोरप्शन। दो कॉलम बनाइए, एक कॉलम में लिखिए फिजीसोरप्शन, फिजीसोरप्शन, दूसरे में लिखिए केमिसोरप्शन। आप फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन भी लिख सकते हो, दोनों का एक ही मीन्स है। एक एक पॉइंट समझेंगे हम, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे इसको करेक्ट पूरा अच्छे से पढ़ने में, तो एक एक पॉइंट समझेंगे हम। फिजीसोरप्शन एंड केमिकल सोरप्शन। देखिए फिजिकल सोरप्शन का मतलब होता है सबसे वीक प्रकार का एडजॉर्प्शन, जैसे कि धूल का किसी सरफेस पे आके चिपक जाना, एक ऐसा सोरप्शन हुआ फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो हम कैसे डिफाइन करें, अच्छा एडजॉर्प्शन तो ये भी है, एडजॉर्प्शन तो वो ही है, तो दोनों में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट आके एक दूसरे के साथ जुड़ने वाले हैं, क्या एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट के ऊपर आके चिपकने वाला है, जुड़ने वाला। तो दोनों अब कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किस में फिजिकल एडजॉर्प्शन हुआ है, किस में केमिकल। तो ये ऐसे आपका डिसाइड किया जाता है कि अगर चीज़ें वीक तरीके से जुड़ी हैं तो वो फिजिकल एडजॉर्प्शन है, और अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़ी हैं तो वो केमिकल एडजॉर्प्शन। अब आप इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर लोगे, जैसे हमने कहा किसी सरफेस पे डस्ट के पार्टिकल डले हैं और दूसरी रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आप बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सरफेस पे डस्ट का जमा होना फिजिकल एडजॉर्प्शन, और रस्ट लगना ये कौन सा एडजॉर्प्शन है, केमिकल, क्योंकि वहाँ पर कौन से बॉन्ड बन रहे हैं आपके, स्ट्रॉन्ग। तो अगर वीक बॉन्ड बनेंगे
एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेट के बीच में वीक बॉन्ड, तो वो फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा। और अगर आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे इन दोनों के बीच में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे, तो वो हमारा कौन सा होगा, केमिकल एब्जॉर्प्शन। और वीक बॉन्ड में हम जानते हैं हमारे वीक बॉन्ड कौन से होते हैं, वान डेर वाल्स फोर्सेज। तो वान डेर वाल्स फोर्सेज किस प्रकार के एब्जॉर्प्शन में पाया जाएगा। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसमें कोई बॉन्ड डिसाइड नहीं किए गए हैं, क्योंकि हर प्रकार के बॉन्ड बन सकते हैं आपके, जैसी सरफेस और जैसा एडजॉर्ब मॉलिक्यूल हो रहा है उसके बीच में बनेंगे। लेकिन बॉन्ड बनेंगे तो केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनेंगे, तो उन बॉन्ड को नाम दे दिया जाता है केमिकल बॉन्ड। तो इसमें कौन से बॉन्ड पाए जाएंगे, केमिकल बॉन्ड। और इसमें किसके बीच में, बिटवीन चिपकने वाला और जिस पे चिपकते हैं, इट मीन्स एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, एंड एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट आर हेल्ड, लिख लो, हेल्ड नहीं लिखना तो बॉन्डेड लिख लो, ठीक है ना। आर हेल्ड टुगेदर, are held together, are held together by, are held together by weak, कौन से फोर्स, वान डेर वाल्स फोर्स, वीक वान डेर वाल्स, वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस, वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस, है ना। वीक, आप चाहो तो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इस प्रकार से आप इनको बना सकते हो कि बहुत, ये हमने बहुत अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से स्ट्रक्चर देखा है ना, इतनी डिस्टेंस नहीं होती है ना, वो तो पड़ा हुआ है, लेकिन हमने शो किया है कि बहुत ही वीक फोर्स है ना। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो है WVF, वान डेर वाल्स फोर्स है, ध्यान रखिएगा, वेरी वीक फोर्स है वान डेर वाल्स फोर्सेस। तो एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस। उसमें क्या लिख दोगे, पूरा यही, लेकिन बाई कौन से फोर्स, वीक की जगह स्ट्रॉन्ग, और वान डेर वाल्स फोर्स की जगह केमिकल बॉन्ड। तो लिखिए इसमें, तुरंत याद करते चलना एक एक पॉइंट, पूरा वही है, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट are held together, are held, हाँ हाँ, किसको, संरक्षण का मतलब होता है किसी चीज को सोखना। संरक्षण में जिसमें एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन दोनों हो। देखिए, तो हम बात कर लें एडजॉर्प्शन की बात कर लें, चाहे हम एब्जॉर्प्शन की बात कर लें, दोनों में संरक्षण तो हो ही रहा है, लेकिन इसमें आधा शोषण होता है और इसमें पूरा होता है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन को हमने शॉर्ट में क्या लिख दिया, फिजी संरक्षण। और केमिकल्स, ये भाई अंडरस्टैंडिंग है ना दीदी, कि एडजॉर्प्शन को शॉर्ट में लिखा हमने, फिजिकल एडजॉर्प्शन को लिखा फिजी संरक्षण। और क्योंकि संरक्षण तो हो ही रहा है, लेकिन एडजॉर्प्शन में संरक्षण कैसा हो रहा है, आधा। संरक्षण का मतलब होता है शोषण, है ना। अब 99% केसेस में ये होता है कि अगर चीज़ एडजॉर्ब होती है तो पक्का वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का अंदर भी चली जाती है, तो वो क्या होती है, एब्जॉर्ब। तो जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ एब्जॉर्प्शन होता ही होता है आपका, ये 100% है। कुछ केसेस हैं जैसे नहीं होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें आपका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो एक प्रकार का एब्जॉर्प्शन भी एक प्रकार का संरक्षण ही है, ठीक है, लेकिन उसको शॉर्ट में हमने लिखा हुआ है, जैसे केमिकल एब्जॉर्प्शन, तो उसको शॉर्ट में लिख दिया केमी संरक्षण। अब केमी एब्जॉर्प्शन नहीं लिखते, नाम यही है तो हमें ये याद करना पड़ेगा, इसको फिजिकल एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट आर हेल्ड टुगेदर, are held together by strong chemical bond, by strong chemical bond। और वो जो कल एग्जाम्पल दिए थे संरक्षण के, वो वेरीफाई है ना, आप लोग कहो तो हमारे नेट आपके डाल देंगे, दोनों ही एग्जाम्पल राइट हैं। एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इनके बीच में जो ये बॉन्ड बनने वाला है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने वाला है ना, ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है।
तो यहाँ होगा स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, है ना, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। दिखता है? बताओ यहाँ क्या लिखा हमने, वो वैसे ही बैठे बैठे ऊपर नीचे ना होना। अच्छा यहाँ का बता दो, चलो। अब इतना एडजस्ट होते तो हमने तुम्हें कभी नहीं दिखा जितना तुम अभी हो रही हो। हाँ तो ये बोलो ना कि पूरा नहीं देखता, लेकिन हम एडजस्ट कर लेते हैं ना। चलिए अच्छा बताओ कौन रिवर्सिबल होगा नेचर में, विच वन विल बी रिवर्सिबल इन नेचर। मतलब इसमें पार्टिकल जम रहे, बाई फैक्टर, नेचुरल फैक्टर, ये गया फिर आया, इसमें तो घिस घिस के निकालना पड़ेगा। तो ये रिवर्सिबल होगा नेचर में, रिवर्सिबल साथ में याद करते चलने ना, ध्यान रखिए। सेकंड पॉइंट लिखिए, रिवर्सिबल इन नेचर, 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 रिवर्सिबल, रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल इन नेचर। और ये कैसा है? इरिवर्सिबल इन नेचर, इरिवर्सिबल इन नेचर, इरिवर्सिबल इन नेचर, इरिवर्सिबल इन नेचर। अंडरस्टैंडिंग के बेस पे चल रहा है सब कुछ, आप लोगों ने खुद दिमाग लगाया कि कौन रिवर्सिबल हो सकता है, कौन इरिवर्सिबल हो सकता है, ठीक है ना। इनमें से स्पेसिफिक नेचर में कौन है? स्पेसिफिक मतलब जो हर जगह नहीं होता है। विच वन विल बी स्पेसिफिक? क्या रस्टिंग सब जगह लग जाती है, सड़क में भी, लकड़ी में भी, प्लास्टिक में भी? नहीं, पक्का है कि रस्टिंग के लिए मेटल, रस्टिंग तो आयरन पे ही होगी, कोरोजन कहते हैं हम, कोरोजन के लिए पर्टिकुलर क्या चाहिए? मेटल ही चाहिए आपको। और उसमें भी अगर रस्टिंग का नाम ले ले तो आयरन ही चाहिए, या आयरन का कोई मिक्सचर एलॉय चाहिए। तो ये कैसा हुआ? स्पेसिफिक। ये हर जगह नहीं होगा, ये तभी आएगा, तभी होगा जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में रिएक्शन हो रही होगी, तभी केमिकल एडजॉर्प्शन होगा आपका। क्योंकि इसमें कौन से बॉन्ड बनते हैं? केमिकल बॉन्ड। और ये तो हर जगह हो रहा है, हर सरफेस पे हो रहा है, चाहे जहां पर देख लो कुछ ना कुछ एडजॉर्ब हो रहा है। अब कुछ ना कुछ के बारे में नहीं, हम जनरली जो एडजॉर्प्शन में पढ़ते हैं उसमें एडजॉर्बेट हमारे क्या होते हैं? आइदर गैसेस और मॉइस्चर। तो इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ये सब पूछे जाते हैं। और विच वन इज स्पेसिफिक इन नेचर? दैट इज कीमी सोरप्शन। तो लिखिए, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज नॉट specific in nature, it is not specific in nature। फुल स्टॉप लगा के लिखिए। ऑल द अभी गैसेस के टर्म में बता रहे हैं हम, आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जनरली हमारे एटमॉस्फेयर में क्या पड़ा हुआ है? गैसेस, है ना, ध्यान रखिएगा। ऑल द गैसेस are adsorbed, all the gases, it is not specific in nature, all the gases are adsorbed on the surface of, on the surface of, on the surface of adsorbent, on the surface of adsorbent to the some extent, to the some extent। देखिए डिटेल में इसलिए लिखवाया कि आपको समझ में आ जाए पॉइंट। हालांकि पॉइंट बेस आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, उसमें लिख सकते हो स्पेसिफिक इन नेचर। देखिए हमने बोला ये स्पेसिफिक नहीं है नेचर में, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। गैसेस के टर्म में हमने आपको स्पेल किया, जो भी जितनी भी गैसेस हैं वो किसी ना किसी सीमा तक, एक्सटेंट का मतलब सीमा, हद, वो किसी ना किसी हद तक, किसी ना किसी सीमा तक ज़्यादा या कम एडजॉर्ब हो रही हैं। किस पे? एडजॉर्बेंट पे। तो ऑल द गैसेस आर एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट टू द सम एक्सटेंट, टू द सम एक्सटेंट, कुछ ना कुछ सीमा तक वो एडजॉर्ब हो रही हैं। इसमें लिखिए थर्ड पॉइंट, इट इज not specific, sorry, it is specific in nature, it is specific in
नेचर। फिर शॉर्ट लगा के लिखिए only take place when there is reaction between adsorbate and adsorbent. It is not specific in nature. All the gases are adsorbed on the surface of adsorbent to the some extent. It is specific in nature. कब होगा केमिकल एब्जॉर्प्शन? जब केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल बॉन्ड बनेंगे, तभी होगा ना। ओनली टेक्स प्लेस तभी होता है when there is a reaction between चिपकने वाला एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट दोनों, है ना। अच्छा, अब आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर यानी कि कई सारी लेयर कौन बनाएगा, और यूनिमॉलिक्यूलर लेयर मतलब एक लेयर बनाता है फिर जनरली रुक जाता है, कौन बनाएगा? हाँ, ये सही आंसर है। फिजिकल सौरभ्षण बनाता है मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। अब आप लोगों ने अगर देखा होगा रस्टिंग जैसे हो रही है, इंक्रीज तो होती जाती है, वह सतह रोज और खराब होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि रस्ट के ऊपर फिर रस्ट लग जाए, एक कभी नहीं होता है। उल्टा आपके धीरे धीरे करके उस सरफेस को खराब कर देगी तो फिर अंदर की सरफेस पे पहुंचती जाएगी। तो रस्टिंग लगी, वो किसका एग्जाम्पल था? केमिकल सॉल्यूशन। तो ये यूनी लेयर होता है आपका, यूनी मॉलिक्यूलर लेयर बनाता है। और आप लोगों ने अगर ये फिनोमिना देखा है तो बड़ी आसानी से देख सकते हो, हमने तो इसको कई बार देखा है कि कभी भी डस्ट अगर आपने किसी सरफेस पे कलेक्ट होती हुई देखी हो तो आप देखना पहले वो बड़ी होगी, फिर उसकी ऐसी लेयर बनती जाती है, वो एक प्रकार का टीला सा बन जाता है आपका इस डस्ट का। ये तरीका होता है आपका कभी भी डस्ट कलेक्ट होती है तो एक ऐसी लेयर बनाता है मल्टी मॉलिक्यूलर, एक लेयर फिर उससे छोटी लेयर फिर उससे छोटी लेयर फिर उससे छोटी लेयर फिर पीक पॉइंट पे आ जाती है आपकी। तो ये कैसा होता है? मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। और ये कैसा होता है? यूनी मॉलिक्यूलर लेयर। तो लिखिए इसमें 4th पॉइंट लिखिए, 4th पॉइंट लिखिए, फॉर्म मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, फॉर्म मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। इसमें लिखिए फॉर्म यूनी मॉलिक्यूलर लेयर, फॉर्म यूनी मॉलिक्यूलर लेयर। चारों पॉइंट समझ में आए अभी तक, है ना? अगर आप लोगों को समझ में आए हैं तो आपको याद बड़ी आसानी से एक आध पॉइंट और लेते बाकी करके देंगे। फॉर्म मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, फॉर्म यूनी मॉलिक्यूलर लेयर, फॉर्म मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, फॉर्म यूनी मॉलिक्यूलर लेयर। अच्छा, इसमें भूलने के भी चांस नहीं है कि कंफ्यूज हो जाओ कि किस में मल्टी बनेगी किस में यूनी मॉलिक्यूलर बनेगी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मतलब जो अगले 2 पॉइंट लिख रहे हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है ना। 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके नेक्स्ट, जिसमें से एक अभी हम लिखवाना जा रहे हैं। 5th 1 पे आ गए हम। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? पार्ट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन, इन केमिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल में क्या होगा? कोई इफेक्ट नहीं होगा टेम्परेचर का। देखिए हम आपको सिंपल से एग्जांपल समझा दें। मान लीजिए कि मॉइस्चर पड़ा हुआ है, अगर हीट मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा? निकलना चालू हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा, है ना। अब बात करें केमिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन ऐसा होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो ये डिक्रीज होता रहता है, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन कुछ ऐसा होता है, ऐसा फिर ऐसा, मतलब पहले बढ़ता है और फिर घटता है। क्यों? मतलब पहले अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो आप तो केमिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, और फिर और ज़्यादा बढ़ाया तो घटने लगता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसके लिए रीजन है कि हम जानते हैं
केमिकल रिएक्शन को लिए किसी ना किसी अमाउंट में कौन सी एनर्जी चाहनी पड़ती है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी, और एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी तो वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। तो पहले टेम्परेचर हम बढ़ा रहे तो केमिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन अब आप नहीं माने और बढ़ा दिया तो फिर ये बॉन्ड क्या चालू कर देंगे, टूटना। और ये बॉन्ड जैसे जैसे टूटेंगे ये बाहर निकलने लगेंगे। तो टेम्परेचर पहले बढ़ाओगे तो रिएक्शन होगी, ज़्यादा बढ़ा दोगे तो बॉन्ड टूट जाएंगे, तो फिर डिसॉर्प्शन हो जाएगा। तो इट डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर, इट फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। पहले इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज होता है। अब आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये आया था कि विच एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आंसर कौन है हमारा, केमिकल। उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था, सिर्फ इंक्रीज होने के टर्म से। ऐसा भी पूछ सकते थे कि विच एडजॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आंसर क्या होगा हमारा, केमिकल एडजॉर्प्शन। पहले क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि इनको कौन सी एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी, इसलिए केमिकल रिएक्शन के लिए इनको टेम्परेचर चाहिए। तो एक उस अमाउंट ऑफ हीट लेके रिएक्शन कर लेते हैं, लेकिन फर्दर अगर आप हीट दोगे तो ये बॉन्ड क्या हो देंगे, टूटना। तो रह गया। तो इसमें लिखिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन में लिखिए इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इट डिक्रीजेज with increase in temperature, तो देखिए ग्राफ बनेगा एक छोटा सा। पहले ध्यान से देखो, आप लोगों को एक चीज़ बता रहे हैं, है ना, ये आगे आने वाला है, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में आने वाला है। ए, इसको जनरली हम बोल देते हैं अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, एम को, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का साइन है एम को, और इसको हम बोल देते हैं अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट। तो एक्स वो होता है जो आके चिपक रहा है एडजॉर्बेट, और एम क्या होता है जिस पे चिपक रहा है। तो एक्स अपॉन एम क्या होता है, ए होता है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन की हद। जितना ज़्यादा एक्स होगा उतनी ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा, जितना ज़्यादा एक्स होगा उतना ही, और जितना कम एम होगा उतना ही। हमने कहा कि जगह कम है और चिपक ज़्यादा रहे तो एडजॉर्प्शन ज़्यादा हो गया आपका। तो यहाँ से ये जो बताता है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, हिंदी में बोले तो यह बताता है कि किस सीमा तक एडजॉर्प्शन हुआ है कि नहीं। एक्स किसका अमाउंट होता है, एडजॉर्बेट का। एम किसका अमाउंट होता है, एडजॉर्बेंट का। एक्स ज़्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पर जब ग्राफ बनाने वाले हैं तो एक्स अपॉन एम के साथ बनाने वाले हैं, और टेम्परेचर के साथ बनाने वाले हैं। टेम्परेचर ध्यान रखिएगा, जब भी टेम्परेचर लिया जाएगा तो दूसरा टर्म कांस्टेंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ प्रेशर को हम कांस्टेंट रख देंगे। तो ये क्या होता है, इसके एडजॉर्प्शन की जो एक्सटेंट है टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। बनाइए ग्राफ, समझ में आया। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा। अच्छा, जब हम ये बनाते हैं तो प्रेशर को क्या रख देते हैं, कांस्टेंट। तो प्रेशर को हम कांस्टेंट कर देते हैं, मतलब एक समान कर देते हैं। आ रहा है मुझे समझ में, तो पर पूछते क्यों नहीं हो, तुम छोड़ दो ये वाली कोचिंग, तुम पहले ना हो जाओ अच्छी जगह। इसके पहले क्या आए थे, तो इसमें क्या समझ में नहीं आया। हाँ ठीक है, फिर चलो हम समझा देते हैं। देखो यहाँ पर क्या समझ में नहीं आया, ए एक्स उसका अमाउंट होता है जो जाके चिपकता है, और ए एम जे उसका अमाउंट होता है जिस पे चिपकता है। तो जितना ज़्यादा चिपकेगा उतनी ज़्यादा इसका एक्स का नंबर जितना ज़्यादा आएगा उतनी आएगा इसका टोटल आपका। तो हमने बोला कि ये जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है ये उतना ही कम होगा जितना ज़्यादा आप क्या बढ़ाओगे, टेम्परेचर। इसका रीज़न ये है कि जैसे मान लीजिए हम मॉइस्चर पड़ा हुआ है, तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉइस्चर क्या चालू कर देगा निकलना। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो रही है, डिक्रीज, है ना। अच्छा, टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं हम एडजॉर्प्शन पे, तो प्रेशर को क्या कर दिया, कांस्टेंट। तो इस प्रकार के जो ग्राफ बनते हैं इनको हम बोलते हैं आइसोबार। आइसो मतलब एक समान, बार मतलब यूनिट ऑफ प्रेशर।
तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर, तो आइसोबार। तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार के ग्राफ कहलाते हैं आइसोबार। ये आइसोबार कहलाते हैं। आईओसी, आइसो मतलब एक समान, मींस कांस्टेंट, बार किसकी यूनिट है, प्रेशर की। तो जब भी आप एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन पे टेम्परेचर का इफेक्ट देखोगे तो बार मतलब प्रेशर को क्या कर दोगे, कांस्टेंट, आइसोबार। अब इसका ग्राफ बनाएं जल्दी से, ठीक है। अच्छा पहले इसमें लिख लो, इट फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इट फर्स्ट increases, it first increases then decreases with increase in temperature, increase in temperature ना। तो ये पहले इंक्रीज होता है और फिर ये डिक्रीज होता है, ठीक है ना। रीज़न ये है कि इसको चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी, इट रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी। x/m t, p को रखेंगे कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आइसोबार। एक लास्ट पॉइंट और लिखना है बस। ग्राफ समझ में आया गुलसबा, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम इसको इस पे टच कर दो, जीरो कभी नहीं होगा एडजॉर्प्शन, है ना, ये ध्यान रखिएगा कि तुम सीधे इस पे टच कर दो तो फिर वो जीरो हो जाएगा, जीरो कभी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। लास्ट पॉइंट तुम ही लोग बताओगे, इसलिए लिखवा दे रहे कि आप लोग कनेक्ट कर जाओगे। बताओ किस प्रकार के एडजॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, किस एब्जॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि इस प्रकार के एडजॉर्प्शन को होने के लिए किसी भी प्रकार की एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है, जबकि इसको जरूरत होता है। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 लिखिए, इट डज not needed any activation energy for adsorption it does not needed any activation energy for adsorption। इसमें लिखिए 6 पॉइंट, it needed activation energy for adsorption। पहला पॉइंट, एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट आर हेल्ड टुगेदर बिग वंडरबल फोर्सेस, इसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, नॉट स्पेसिफिक स्पेसिफिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, फर्स्ट इंक्रीज फिर डिक्रीज, है ना। फिर अगर हम देख लें रीजन क्या था, इस फर्स्ट क्यों इसको टेम्परेचर चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए। तो किस एडजॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए हमें, तो इट डज नॉट रिक्वायर, डज नॉट नीडेड एनी एक्टिवेशन एनर्जी, और ये नीडेड हो जाएंगे यार। चलिए तो कल आइए इसके आगे फिर कल स्टडी करते हैं। एंड डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल, also called physisorption and chemisorption। Adsorption, the process of attracting and retaining the molecules of adsorbate on the surface of adsorbent called adsorption। The substance which gets adsorbed called adsorbate, while other one on whose surface adsorption takes place called adsorbent। Reverse of adsorption means removal of adsorbate on the surface of adsorbent is called desorption।
व्हेन एडजॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इट इज कॉल्ड सोरप्शन, और एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन मेटल्स कॉल्ड ऑक्यूल्यूजन कहलाता है। डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन, द एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना व्हाइल एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिना। Concentration is more on the surface of adsorbate than bulk. Uniform concentration throughout the body. Initially increases, then becomes slow, takes from uniform rate. एग्जाम्पल है सिल्का जेल प्लस मॉइस्चर, उसका है आपका मॉइस्चर प्लस कैल्शियम क्लोराइड, हमारा ये एग्जाम्पल था। अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, तो एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू द अनबैलेंस फोर्सेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, inward pull of attraction, the unbalanced force takes place also called residual force. Thermodynamic of adsorption, delta G, delta H, delta L, all terms are negative. What the means of term delta G negative, process is spontaneous. What the means of delta H negative, process is exothermic. What the mean of delta S negative, entropy decreases. ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। फिर इसके बाद हमने पढ़ा फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। अगर एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस, देन इट इज कॉल्ड फिजिकल एडजॉर्प्शन। इफ स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, अब फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्योंकि वीक बॉन्ड है इसलिए रिवर्सिबल है, और उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो वो क्या है, इरिवर्सिबल है। अगर हम बात करें तो फिजिकल एडजॉर्प्शन हर जगह हो रहा है, कहीं भी कुछ भी जमा हो रहा है फिजिकल, तो वो कैसा हो गया, नॉट स्पेसिफिक। और केमिकल एडजॉर्प्शन सिर्फ कहाँ होता है, जहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, तो वो कैसा हो गया, स्पेसिफिक हो गया। अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वाइल केमिकल एडजॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज विथ इन टेम्परेचर। फाइनली लास्ट पॉइंट है कि हमने देखा था कि केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए पहले टेम्परेचर चाहिए, मीन्स क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज नॉट नीडेड इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन, एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड इन केमिकल एब्जॉर्प्शन। यहाँ तक हो गए थे, है ना। देखिए जिस दिन ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मुश्किल से पूरा चैप्टर रिवीजन के लिए 10 या 15 मिनट का है, बड़ा ही सिंपल चैप्टर है। आप लोग मेहनत करिए ईमानदारी से। ईमानदार नहीं हो रहे हो तुम लोग हमारे प्रति, हम तो खूब कोशिश कर रहे हैं ईमानदार होने की। आप लोग एक बात ध्यान रखिए, हम कितना भी चाहें थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है टीचर पे। अगर आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी तो ये मान लीजिए कि हमारी भी होगी। बोलो, सर बोल के रुक क्यों गई? संध्या ने कुछ किया तो तुमने संध्या का कुछ किया तो क्या करें? अच्छा तो उठा ले, तो फ़ोन को क्या करें, उठा ले, स्विच ऑफ कर दे, डिस्टर्ब हो रहे हो। ये लो, ये लो, एरोप्लेन मोड में डाल दिया, ठीक है। चलो अब नहीं करेगा तो डिस्टर्ब। इतनी तुम कब से कंसंट्रेट होने लगी पढ़ाई में? पहले तुम्हें हमारी बात मोटिवेट कर गई क्या? हाँ चलो भैया ऐसे ठीक है, ठीक है, ऐसे ही तो चाहने हमें। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए फर्दर आगे करते हैं कल के बाद आगे करते हैं, ठीक है ना। फिजिसोरप्शन, फिजिसोरप्शन, सोरप्शन, सोरप्शन, केमिसोरप्शन। ठीक है, लास्ट टाइम 5 to 6 पॉइंट हमने लर्न किए थे, है ना। फिर आगे चलते और बड़े आसानी से याद हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, और बड़े अच्छे से याद रखने हैं, और ऑब्जेक्टिव भी क्रैक करने हैं इस चैप्टर से, ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है। आता है पक्का इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ब्लू प्रिंट तो आपका आया नहीं, आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड नॉट, सॉरी, एक्टिवेशन एनर्जी नॉट नीडेड, नीडेड, ठीक है, ठीक है। हाँ चलो तो फिर नेक्स्ट पॉइंट 7 नंबर, चलिए 7 नंबर का पॉइंट लिखिए। It increases with increase in pressure. It increases with increase in pressure. तो भैया प्रेशर से तो वो भी इंक्रीज होगा। मान लो पहले मॉइस्चर धीमे धीमे लोहे पे आ रहा था, ऊपर से प्रेशर बढ़ गया तो जल्दी जल्दी आने लगेगा। तो प्रेशर से ए भी इंक्रीज होता है, ए भी इंक्रीज होता है। कहाँ डिफरेंस आएगा अभी हम बताएंगे, ठीक है ना। इसमें लिखिए इट ऑल्सो इंक्रीजेज
it also increases with increase in pressure, with increase in pressure and after some time the effect becomes constant. इसको अभी आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ाने वाले हम आपको। देखिए यह प्रेशर से इंक्रीज होता है, तो देखिए ग्राफ बना रहे हैं हम। जे है प्रेशर और जे एक्स वाई एम क्या है, एक्स वाई एम बताया हमें कि नहीं बताया अभी तक। एक्स है अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, एम है अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, तो एक्स बाई एम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो एक्स बाई एम और प्रेशर के बीच में हम ग्राफ बना रहे हैं, तो प्रेशर से ये क्या होता है इंक्रीज, तो इट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। इसमें अगर हम ग्राफ देखें तो कैसा आएगा, सेम आएगा ग्राफ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिए ये भी प्रेशर से इंक्रीज होता है, लेकिन एक समय के बाद कैसा हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। बनाइए क्यों होता है वो आगे बताते हैं। इसी पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर, पीएस बोलते हैं इसे, इस प्रेशर को बोलते हैं पीएस। बताइए प्रेशर का इफेक्ट देख रहे तो कांस्टेंट क्या रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अच्छा इसके पहले हमने जब प्रेशर कांस्टेंट किया था तो उसको बोला था आइसोबार। यहाँ पर हमने क्या कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर, तो ये आइसो कर दिया हमने क्या, थर्म, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। तो ध्यान रखिएगा जब प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन पे, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो आइसोथर्म। जबकि इसका जस्ट उल्टा था, जब हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था तो किसको कांस्टेंट किया था, प्रेशर को, तो वो कहलाती है आइसोबार। हो गया, बन जाएंगे दोनों। अब यहाँ पर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जो कई बार रिपीट हुआ है ना, यहीं पर करवा देते हैं। देखिए क्या, ठीक है वो बाद में भी कराएंगे, यहीं पे भी करवा देते हैं। देखिए खाली आपके डिफरेंस के हिसाब से पॉइंट नहीं लिखवाए हैं हमने, डिफरेंस के हिसाब से 2 मिनट में हम लिखवा देते। एक डिटेल डिस्कशन चल रहा है जिसमें आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा हमने आइसोबार का ग्राफ वहाँ बनाया, आइसोथर्म का बनाया फ्रेंडली टेम्परेचर। हाँ ठीक है, चलिए देखो हम यहाँ पर उसी के नीचे लिख रहे हैं एक एज अ एग्जाम्पल, आपको ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो जी प्रेशर कांस्टेंट रखा है, सॉरी प्रेशर का इफेक्ट देख रहे हैं, एक्स बाई एम है, और यहाँ पर 3 ग्राफ एक साथ बन रहे हैं। माना हमने इस पॉइंट पे टेम्परेचर था T1, पूरी प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था, है ना। अब ये कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट है, कर्व कांस्टेंट नहीं किया है हमने, इसको ऐसे मत समझिएगा कि कांस्टेंट कर दिया हमने इसको। यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, कैसे भी बना लो। यहाँ कुछ और हम बताना चाहते हैं आपको क्या, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस के द्वारा हमने T1 कांस्टेंट रखा, आइसोथर्म बना रहे हैं ध्यान रखिएगा। इस पूरी प्रोसेस के दौरान हमने T2 कांस्टेंट रखा, और इस पूरी प्रोसेस के दौरान हमने T3 कांस्टेंट रखा। आपको टेम्परेचर का ऑर्डर बताना है, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कहाँ टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, कहाँ टेम्परेचर। देखिए 3 ग्राफ एक साथ बने, फर्स्ट एक्स बाई एम इस T1 के साथ बनाया, तो इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट। सेकेंड का इसमें बनाया तो टेम्परेचर कांस्टेंट, और थर्ड का फिर बनाया तो यहाँ टेम्परेचर। प्रेशर का इफेक्ट देख रहे हैं
और इसके लिए T कांस्टेंट, T1 कांस्टेंट, इसके T2, इसके लिए T3। तो आपको अपना दिमाग लगा के बताना है कि फिजिकल सॉरप्शन में जब हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन पे, तो टेम्परेचर का ऑर्डर कहाँ टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, कहाँ सबसे कम। बनाइए और बताइए। सेम ग्राफ यहाँ बनाइए भैया, नहीं बताओगे तो हम तो बताएंगे ना, तो बनाना तो है ही है ना। सेम ग्राफ हमने यहाँ बनाया है। हाँ हाँ, उसी में लिख लो बेटा डिफरेंस। तो देखें, तो इसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन होगा, T1, उससे कम और सबसे कम T3। ये हमें कैसे पता चला, इसको समझते हैं। ठीक है, ये हमें ऐसे पता चला कि फिजिकल एडजॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ क्या होता है, कम। यहाँ देखो, बाद में लिख लेना, हम नहीं मिटा रहे हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ कम होता है, तो सबसे कम फिजिकल एडजॉर्प्शन कहाँ पर आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा फिजिकल एडजॉर्प्शन कहाँ आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ आ रहा है, मतलब सबसे कम टेम्परेचर यहाँ पर। फिर से सुनो, फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होती है, जिसकी स्ट्रेंथ ऑफ एडजॉर्प्शन होती है, वो टेम्परेचर के साथ कम होता है। तो सबसे कम फिजिकल एडजॉर्प्शन यहाँ पर आ रहा है, ये इतना आ रहा है, इतना इतना, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ही। अब उल्टा सोचो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फिजिकल एडजॉर्प्शन आ रहा है, सबसे ज़्यादा, तो सबसे कम टेम्परेचर ही, क्योंकि ये टेम्परेचर से क्या होता है, घटता है ना। अब इसमें अगर ऑर्डर देखें, तो इसमें ऑर्डर क्या होगा, T1, T2 एंड T3। जस्ट उल्टा ऑर्डर हो गया, क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन हम यहाँ पर बढ़ने वाला ले रहे हैं, गिरने वाला नहीं ले रहे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से क्वेश्चन आया था और इसी प्रकार से मिलता भी है। तो केमिकल एडजॉर्प्शन तो टेम्परेचर से बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा केमिकल एडजॉर्प्शन कहाँ आ रहा, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी यही होगा, ये T2। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके IIT JEE तक में, क्वेश्चन आया हुआ है आपके, नोट करिए। है ना, तो है तो बड़ा सरल, लेकिन दिमाग लगाने में नहीं आया उसी समझ में नहीं आया, तुमने ऐसे ही सर हिला दिया, तो एक बार और समझा दिया। देखें हाँ, अपन समझ लिए एक बार और। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एडजॉर्प्शन, तो इस पॉइंट पे एडजॉर्प्शन इतना है, इस पे इतना है, और इस पे ये। तो हम जानते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन जस्ट उल्टा होता है, जितना कम टेम्परेचर उतना ज़्यादा एडजॉर्प्शन, या जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना कम एडजॉर्प्शन। तो सबसे कम एडजॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, इस पॉइंट पे, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यही होगा। और केमिकल एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर से बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा केमिकल एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये हो गया आपका प्रेशर का इफेक्ट। चलिए, यूनिमोलिकुलर लेयर और मल्टी मोलिकुलर लेयर लिखवा दिया था, ये मल्टी होता है और ये यूनि होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 8 लिखिए। अब आप लोग ये बताओ, चाहे ये हो चाहे ये हो, है तो एडजॉर्प्शन, तो दोनों के लिए डेल्टा H कैसा होने वाला है, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कैसे होने वाली है, मतलब दोनों में ही हीट निकलने वाली है, लेकिन ज़्यादा किस पे निकलेगी, जिसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे, जिसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे वो उसमें ज़्यादा निकलेगी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन लो होती है और इसमें हाई होती है। या तो ये समझ लो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं तो ज़्यादा एनर्जी निकल रही है, तो वो ज़्यादा स्टेबल हो रहे हैं, या ये समझ लो जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे तो तेज़ी से आके चिपकेंगे तो ज़्यादा हीट निकलेगी। तो लिखिए, इसमें होगी लो, हैव, लो हीट लिख लो चाहे एंथैल्पी लिख लो, जो आपको लिखना हो, हैव लो एंथैल्पी, लो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, have low enthalpy of adsorption 20 to 40 kilojoule
पर मोल। हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, हाई एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। अब यहाँ पर जो डेटा है वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है। जैसे कि हम बात कर लें कई बुक्स में जिसमें दिया हुआ है 80 to 240 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। कई बुक्स ऐसी हैं जिसमें लिखा हुआ है 40 to 400 किलो जूल पर मोल। तो ये जो डेटा है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम वही लिखवा रहे हैं आपके लिए। तो लिख लीजिए 40 to 400 किलो जूल पर मोल, 40 to 400 किलो जूल पर मोल। यही होती है ना, जब 1 मोल या 1 ग्राम एडजॉर्ब होता है तो जो एंथैल्पी निकलती है उसी को क्या बोलते हैं हम, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। 8 पॉइंट हो गए। इसमें से पहले नंबर तो अपने एग्जाम की तैयारी से 5-6 पॉइंट बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पक्का एक आधा आ जाएगा आपका। लास्ट पॉइंट, अच्छा चाहे फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो चाहे केमिकल एब्जॉर्प्शन हो, अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो दोनों ही बढ़ेंगे। तो ए भी सरफेस एरिया से बढ़ता है और ए भी बढ़ता है। लिखिए इंक्रीजेज विथ increase in surface area of adsorbent, सरफेस एरिया को। तो इसमें जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन होती है वो उतनी ही ज़्यादा होगी जितना सरफेस एरिया होगा। ये पॉइंट दोनों में बिल्कुल सेम है, तो डिफरेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन दोनों में डिफरेंस के फॉर्म में लिखा रहता है, हालांकि डिफरेंस नहीं है। सेम पॉइंट इसमें लिख लो, इट ऑल्सो इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेट, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया की। और आप लोग एक ध्यान रखिए, अभी हम फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन लिखवाने वाले हैं। एक्चुअली में आप फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन बहुत सारा पढ़ चुके हो, जैसे प्रेशर का इफेक्ट पढ़ चुके हैं हम एडजॉर्प्शन में, टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ चुके हैं, सरफेस एरिया का इफेक्ट भी हमने पढ़ लिया। तो आप पहले ही से बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ चुके हो, हमें डिजाइन करके आपको लिखवा देने हैं, ठीक है। तो लिखिए इट ऑल्सो इंक्रीजेज with increase in surface area of adsorbent surface area of adsorbent। क्या होते हैं पूर्वी एडजॉर्बेंट? जो हाँ वो जो होते हैं, आराम से, जो पता है उसको अच्छे से बोलो, आराम से। एडजॉर्बेंट क्या होते हैं? पहले आप अपनी लोकल भाषा में बोल दो, फिर उसका इंग्लिश बना लेना। व्हाट इज एडजॉर्बेंट, पता है या नहीं? तो इतना सरल सा शब्द बोल क्यों नहीं पा रहे हो? नहीं पढ़ा क्या घर जाके? फिर देखो मैं प्रियांगी रोने लगी, हम बुला लाए तेले वाला है उनको। भैया बहुत डेंजर है मैं प्रियांगी, हमारी रात को खटिया खड़ी कर देती, पूरे दिन सोती है। ये अभी परसों की बात है, 6 बजे तक घंटी बजाई हमने, मम्मी ने, रात को सोती नहीं, भयंकर खेलती है। It also increases with increase in surface area of adsorbent।
इतना टाइम लगाओगे तो कैसे चलेगा। सब्सटेंस ऑन हुज सरफेस एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस कॉल्ड एडजॉर्बेंट। पूर्वी क्या कर रहे हो भाई, हाँ ऐसे कैसे चलेगा। ठीक है, इस ख़त्म हो गया, ये पढ़ लीजिए जल्दी से और अपने मन के 5 पॉइंट याद कर लीजिए जल्दी से। वैसे तो आपको अगर आज बैठे हो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं हम। कौन सा बेटा पॉइंट बोलना पड़ेगा ना। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक। जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है उसका सीधा सा मतलब है कि जो डस्ट पार्टिकल आके कहीं जम रहे हैं, जो हवा एयर आके कहीं एडजॉर्ब हो रही, जो मॉइस्चर, तो वो तो हर जगह हो रहा है, हर चीज़ में, चाहे स्टोन हो, चाहे वुड हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे आयरन हो, सब जगह हो रहा है। तो वो स्पेसिफिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ होगा वहाँ नहीं होगा। लेकिन जो केमिकल एडजॉर्प्शन है, अब जैसे हम बात कर लें रस्ट तो सिर्फ लोहे में ही लगेगी ना, तो केमिकल एडजॉर्प्शन कहाँ होगा, जहाँ सिर्फ केमिकल रिएक्शन होगी। हमने कहा प्लास्टिक में जाके पानी गिर गया तो वहाँ तो रस्ट नहीं लगेगी, रस्ट कहाँ लगेगी, जहाँ आयरन। तो वो कैसा हो गया स्पेसिफिक, मतलब वो हर जगह नहीं होता, वो स्पेसिफिक जगह होता है।